आइए मित्र, सीटेट की अंग्रेजी की कक्षा में आपका स्वागत है। जय हिंद। देखेंगे 121 से 150 तक के प्रश्नों को, बट पैसेज जो आपका दिया गया है, प्रोज जो दिया गया है, गद्यांश, उसमें जो है 121 से 128 के प्रश्न को देखते हैं मित्र। देखें, ये आपका पैसेज दिया गया है। प्रश्न आपका जो है सबसे पहले पढ़ना है, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, तो इसको भी देखेंगे। चलिए पैसेज देखें, आप क्वेश्चनों को पहले पढ़ लेंगे। हाँ जी, फ्रीडम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन लाइफ। आजादी जो है ना जीवन में सबसे बहुमूल्य कारक है। हाँ, मैन हैज फाउट पॉलिटिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर फ्रीडम, यानी राजनैतिक रूप से भी पूरे विश्व में आजादी के प्रति लड़ाइयां लड़ी जाती रही हैं। Religions have promptly freedom, not in the world but in another। मतलब केवल एक देश में नहीं, सारे देश में जो है आजादी के प्रति धार्मिक रूप से भी लड़ा जा रहा है। आजादी, आजादी, फ्रीडम इन द कैपिटलिस्ट अर्थात पूंजीवादी, उद्योगपतियों के हाथ में पूंजीवादी जो देश होते हैं, देश का नेतृत्व वही करते हैं। ऐसे भी बहुत सारी कंट्री होते हैं, है ना। इन द कैपिटलिस्ट कंट्रीज इंडिविजुअल फ्रीडम एग्जिस्ट टू सम डिग्री। तो क्या होते हैं, जो इंडिविजुअल आजादी है, व्यक्तिगत आजादी, उसका महत्व खो जाता है ना। एंड इन द कम्युनिस्ट वर्ल्ड इट हैज बीन डिनाइड। लेकिन कम्युनिस्ट वर्ल्ड जो होते हैं, जो सांप्रदायिक जो होते हैं, सांप्रदायिक संप्रदाय पर चलने वाले देश जो होते हैं, डिनाइड, उसमें अस्वीकार कर दिया जाता है। अच्छा जी, अर्थात कम्युनिस्ट देखिए, जो जातिवाद देश होते हैं उसमें इंडिविजुअल आजादी, जैसे कोई हिंदू है तो हिंदुओं को आजादी होती है, इंडिविजुअल रूप से उसको किसी एक जाति संप्रदाय को आजादी होती है। और कैपिटलिस्ट में ऐसा डिनाइड हो जाता है। Freedom has meant a great deal to man, and there have been its opponents, not only political but religious, through Inquisition। चलिए देखेंगे, इसको पढ़ते हुए यहाँ पर आना है फिर फ्रीडम थ्रू आउट हिस्ट्री। नेक्स्ट, यह आपका पहला हो गया, तो यह दूसरा वाला पार्ट है, और यह आपका तीसरा पार्ट है, थर्ड नंबर। बाबा कहाँ चला गया ये? अच्छा, इसका पार्ट कहाँ चला गया? थ्री, और ये 4 और ये 5 के रूप में पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखिएगा, प्रश्नों को देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। किस पार्ट में जो है ना एरर दिया गया है, तो एरर को ढूंढना है। देयर इज नो डाउट, कोई संदेह नहीं है, दैट हार्ड वर्क पेव्स द वे टू सक्सेस। माने कठिन परिश्रम जो है सफलता की राह पेव करती है, प्रशस्त करती है, मार्ग प्रशस्त करती है, निर्माण करती है। तो सफलता की राह, दैट को आप देखें, दैट तो सुपरफ्लुअस के रूप में, एक्स्ट्रा रूप में काम हो रहा है, यही आपका एरर है। सो बी नंबर बोले तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 122, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो कौन सा ट्रू नहीं है, देखें। कहता है फ्रीडम हेल्प्स मैन इवॉल्व मॉरली एंड स्पिरिचुअली। आजादी जो होती है मॉरली रूप से, नैतिक रूप से, और स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप से जो है क्या होते हैं, लोगों को, मानवों को इवॉल्व करती है, उन्नति करती है। यस, मैन कैन एंजॉय लाइफ ओनली इन एनवायरनमेंट ऑफ फ्रीडम। किस, यानी कि आजाद जीवन का एंजॉय कब कर सकते हैं? आजाद वातावरण में। यस, मटेरियल प्रोग्रेस कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट फ्रीडम, यानी बिना आजादी के कोई भी मटेरियल क्या होगा ना, प्रोग्रेस, उन्नति नहीं कर पाएगा। अर्थात हमारे देश में जो भी संसाधन वगैरह हैं, हाँ, तो उसमें उन्नति नहीं कर पाएंगे, उसमें बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे विदाउट फ्रीडम के। सही बात है।
4 नंबर, फ्रीडम इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन लाइफ। जीवन में जो है ना आजादी का महत्व नहीं है, बताइए। यह हमारा उत्तर हो जाएगा, यही गलत है और नॉट ट्रू पूछा जा रहा है। सो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच मेथड डू ऑथोरिटीज नॉट यूज टू सप्रेस पीपल फाइटिंग फॉर फ्रीडम। सप्रेस यानी दमन करना, दबाना, सप्रेस। तो फाइटिंग को, फ्रीडम फॉर फाइटिंग, तो विच मेथड, किस प्रकार से ऑथोरिटीज नॉट यूज, नहीं यूज करते हैं, किस प्रकार से यूज नहीं किया गया, तो पैसेज को देखेंगे। 1 नंबर, टॉर्चर, टॉर्चर करके, प्रताड़ित करके, किसी को प्रताड़ना दे करके। इन एक्विजिशन, इनक्विजिशन क्या होता है, चर्च आदि से, यानी धर्म संप्रदाय आदि से बाहर निकालना। इन एक्स, एक्स कम्युनिकेशन, एक्स कम्युनिकेशन, एक्स कम्युनिकेशन नहीं, एक्स कम्युनिकेशन क्या होता है ना, किसी धर्म संप्रदाय से एक्स कर देना, बाहर निकाल देना, चर्च आदि से या अन्य किसी धर्म संप्रदाय से बहिष्करण कर देना, बहिष्कृत कर देना। इन एक्विजिशन क्या होता है, किसी को पनिश करना, पनिश करना, इन एक्विजिशन, इंक्विजिशन। और परसुएशन, परसुएशन अर्थात टू बिलीव, किसी पर विश्वास करना, विश्वास करके। तो विश्वास करके, नॉट यूज, नहीं यूज किया गया है, तो सप्रेस पीपल, तो परसुएशन का यूज, परसुएशन का यूज हमारा नहीं किया गया है ना, परसुएशन का यूज नहीं किया गया है। तो 4 नंबर उत्तर होगा। आप पैसेज में देखें, टॉर्चर, इंक्विजिशन, एक्स कम्युनिकेशन का प्रयोग हुआ है। स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है, its opponent not only political but religious through inquisition, by excommunication, tortures, है ना। तो हमारा 4 नंबर उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 4 नंबर में परसुएशन है, किसी पे बिलीव करना, बिलीव, विश्वास आदि। तो 4 नंबर हमारा इसका चर्चा नहीं है पैसेज में, 4 इज द राइट आंसर। हाँ जी। 124, रिएक्शन अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट रिलीजियन। अगेंस्ट यानी किसके विरोधाभासी में है, अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट रिलीजियन प्रॉम्प्ट्स पीपल नॉट टू, नॉट दिया गया, ज्वाइन सम कल्चर्स, तो किसी संस्कृति को ज्वाइन करना, आज़ादी है हमारे देश में, अन्य कंट्री में भी। टू स्टार्ट ए न्यू रिलीजियन, फॉलो सम गुरु, किसी भी मतलब किसी को भी जो है ना अपना ध्येय मान लेना, ध्येय मान लेना। फॉलो सम गुरु, टू स्टार्ट अ न्यू रिलीजियन, ज्वाइन अदर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, अदर रिलीजियस, किसी भी अदर जो है ना रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाना। तो आपके पैसेज में जो दिया, जिसके बारे में बातें की गई है, नहीं दिया गया स्टार्ट ए न्यू रिलीजियन, यानी किसी अन्य धर्म संप्रदाय को शुरुआत कर देना। 3 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। पैसेज को आप पढ़ लेंगे, देखेंगे। 125, रियल फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यानी ऑथर के नज़रों से, पैसेज के दृष्टिकोण से क्या है रियल फ्रीडम। तो रिलीजियस फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, इनर फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम। तो क्या हो जाएगा हमारा इनर फ्रीडम, इकोनॉमिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल। आंतरिक रूप से हम आज़ाद हुए कि नहीं, मॉरल रूप से, स्पिरिचुअल रूप से, यह हमारा इनर फ्रीडम व्याख्या करता है। आप देखेंगे 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 126 देखेंगे, कहा जा रहा है इंडिविजुअल फ्रीडम डज नॉट एग्जिस्ट और एट इन ऑल इन द कैपिटलिस्ट कंट्रीज। जो पूंजीवादी राष्ट्र हैं उसमें जो है इंडिविजुअल, व्यक्तिगत आज़ादी कोई मायने नहीं रखती है, एग्जिस्ट नहीं करती है। गलत बात। यानी व्यक्तिगत आज़ादी जो होती है, व्यक्तिगत आज़ादी, जो पूंजीपति होते हैं, जो पूंजीपति होते हैं, कहा जा रहा है इंडिविजुअल फ्रीडम डज नॉट एग्जिस्ट, जबकि कैपिटलिस्ट जो इंडिविजुअल रूप से आज़ाद रहता है, उनकी व्यक्तिगत आज़ादी होती है। तो ए नंबर हमारा फॉल्स हो जाएगा।
है ना? और पीपल डू नॉट हैव, आपको पैसेज में बताया गया है स्पष्ट रूप से, आप देखें बी नंबर में, वैसे पीपल डू नॉट हैव इंडिविजुअल फ्रीडम इन कम्युनिस्ट कंट्रीज, जो सांप्रदायिक यानी संप्रदाय धर्म आदि के आधार पर जो भी देश चलते हैं उसमें इंडिविजुअल आज़ादी कहता है नहीं होती है, जबकि यह हमारा डिनाइड यानी ये सही है और एक नंबर गलत है। दूसरा नंबर उत्तर होगा, आप देखें इसको पैसेज में स्पष्ट रूप से दिया गया है। In the capitalist countries, individual freedom exists to some degree, and in the communist world, it has been denied. देख रहे हैं, कम्युनिस्ट जो भी सांप्रदायिक वर्ल्ड हैं, it has been denied, उसके द्वारा अस्वीकृत किया जाता है, मतलब इंडिविजुअल आज़ादी वगैरह नहीं होती है सांप्रदायिक रूप से, किसी विशेष संप्रदाय को मानने वाले लोग। तो हमारा बी नंबर उत्तर हो जाएगा। विच वर्ड इज मोस्ट सिमिलर, सिनोनिम पूछा जा रहा है, समानार्थक शब्द। एंडेवर मीन्स क्या होता है, प्रयास, और अटेम्प्ट मीन्स क्या होता है, प्रयास। 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच मोस्ट ऑपोजिट कहा जा रहा है, देखिए मोस्ट ऑपोजिट किसका, सन का। सन मीन्स होता है किसी को क्या करना, प्रोहिबिटेट करना, किसी को जो है ना अवॉइड कर देना, इग्नोर कर देना, और वेलकम में स्वागत करना। 4 इज द राइट आंसर। एंटोनिम पूछा जा रहा है। नेक्स्ट नंबर आपका प्रश्न है, पैसेज है, रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस द फॉलोइंग 129 to 135। देखिए सबसे पहले क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग, यानी कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव इत्यादि आपका जो है ना पूछा जा रहा है। तो देखते हैं कि द एरिया इज होम टू डजन्स ऑफ पेरिनाइल स्ट्रीम्स। पेरिनाइल मीन्स होता है शाश्वत, लॉन्ग लास्टिंग जो भी स्ट्रीम्स हैं, नदी नहरें झरने वगैरह हैं, तो वो पेरिनाइल शाश्वत, लॉन्ग लास्टिंग। तो ये किसी विशेषता की ओर सूचित कर रहा है ना, पेरिनाइल मीन्स क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो एडजेक्टिव विशेषण। 4 इज द राइट आंसर। 130, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नहीं जो सही है उसे देखना है। तो वाटर शुड बी सेंट्रल टू आवर थिंकिंग, माने वाटर जो है ना सेंटर है, सेंट्रल आइडियाज है, थिंकिंग है। बिकॉज, क्यों, इट इज द कोड ऑफ लाइफ, यह जीवन का जो है ना मुख्य केंद्र है, जिंदगी का मुख्य केंद्र है। वी कांट सर्वाइव विदाउट वाटर, इट इज अ लाइफ लाइन फॉर आवर फार्मर्स, किसानों के लिए। इट इज कंसाइडर्ड होली बाय मोस्ट रिलीजियंस, यानी कई धर्म रूप से, धार्मिक रूप से, संप्रदाय रूप से यह पवित्र माना जाता है। यह आपका जो है ना कहता है नॉट ट्रू, तो यह तो वैसे भी आपका सही है, और धार्मिक रूप से बातें लेकर के चलेंगे तो पैसेज में व्याख्या नहीं किया गया है। पैसेज को पढ़ेंगे, पैसेज को देखेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन द पैसेज, मेंशन नहीं किया गया, क्या मेंशन नहीं किया, मेंशन नहीं किया, व्याख्या क्या नहीं दिया गया। द हिमालयन फॉर्म द बैकबोन ऑफ आवर टूरिज्म इंडस्ट्री, यानी कि रीढ़ है, हाँ किसका, टूरिज्म इंडस्ट्री का। तो टूरिज्म इंडस्ट्री का इसके बारे में वर्णन किया गया है क्या, तो इसी के बारे में वर्णन नहीं किया गया, नॉट मेंशन्ड। पैसेज को देखेंगे, द हिमालयाज प्रोवाइड अस विथ हाईली प्रोडक्टिव, माने वैसे भी आप सोच करके देखिए दोस्त, बैकबोन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री, हिमालय पर चढ़ने के लिए काफ़ी विशेष लोगों को, हाँ जो हाईली क्वालिफाइड हैं, स्किल्ड हैं, उन्हीं को अप्रूव किया जाता है ना। तो आपका नॉट मेंशन्ड पूछा जा रहा था। नेक्स्ट देखिए दूसरा विकल्प, द हिमालयाज प्रोवाइड अस विथ हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, जो हमारा परितंत्र है, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, प्रोडक्टिव रूप से यानी काफ़ी ज़्यादा हमें और मजबूती प्रदान करता है। तो सही बात है जी। द हिमालयाज प्रोवाइड वाटर टू मोर देन 1,000 मिलियन पीपल, यानी वाटर प्रोवाइड करता है। आप जानते हैं गंगा वगैरह अन्य नदियाँ हिमालयाज से निकलती हैं, सही बात है। द हिमालयाज इरिगेट मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, इससे क्या होता है, इसके पानी से जो है मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स जमीनों को सिंचित किया जाता है, इरिगेट किया जाता है, सिंचाई किया जाता है। यस,
तो हमारा किसके बारे में वर्णन नहीं है? 1 नंबर के बारे में। 1 इज द राइट आंसर। पैसेज को देखेंगे आप, हाँ जी, वीडियो को रोक करके आपको मिल जाएगा। वैसे थोड़ा मैं अभी व्याख्या कर दूंगा, अभी आप देखेंगे ये सारे आपके आंसर मिलते चले जाएंगे। नेक्स्ट 132, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? कौन सा फॉल्स है, असत्य है? दे हैव सम ऑफ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स। हाँ, तो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स है क्या, इसके बारे में वर्णन किया गया है। हाँ जी, मतलब बहुत सारे जो है ना लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स। द हिमालयन माउंटेन्स आर अ फ्रेजाइल रिसोर्सेज। फ्रेजाइल मतलब क्षणभंगुर, हाँ, नॉट लॉन्ग लास्टिंग संसाधन। जबकि आप देख रहे हैं लंबे समय से जड़ी बूटी नदियां आज भी शाश्वत रूप से चले आ रहे हैं। तो फ्रेजाइल रिसोर्स, फ्रेजाइल मतलब जो क्षणभंगुर हो, जो खत्म होने वाला हो। हिमालयन माउंटेन्स आर अ फ्रेजाइल रिसोर्सेज, मतलब उसमें खत्म होने वाली संपदाएं हैं। क्लाइमेट चेंज हैज लिटिल इफेक्ट ऑन द हिमालयाज। क्लाइमेट चेंज, मौसम में जो परिवर्तन होता है उससे थोड़ा सा, लिटिल इफेक्ट, थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है हिमालयांश को, नहीं बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। 2 नंबर, अच्छा 2 नंबर देखिए, माउंटेन्स आर फ्रेजाइल रिसोर्सेज, माने दोहन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो वह फिर संपदा, रिसोर्सेज, संसाधन खत्म होता चला जाएगा, तो फ्रेजाइल हो जाएगा। दे ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, समृद्धशालिता, टू लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यस, तो 3 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, जो आपसे फॉल्स पूछा जा रहा है। पैसेज के संदर्भ में देखेंगे। 133, what is not so special about the Himalayas in the world, in the स्टेट ऑफ यूके, उत्तराखंड के बारे में। द हिमालयन, उत्तराखंड, गंगोत्री, गंगा निकलती है ना जी। हिमालयन स्टेट हैज, द हिमालयन स्टेट हैज न्यूमरस वाटरफॉल्स, यानी असंख्य क्या है ना, झरने वगैरह हैं, पॉन्ड्स वगैरह, तालाब वगैरह हैं। क्या ऐसा पैसेज में दिया गया है? नहीं। मैनी पेरेनायल, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रीम्स, झरने हैं लॉन्ग लास्टिंग, खत्म नहीं होने वाले। उत्तराखंड के बारे में ह्यूज मिनरल डिपॉजिट्स, यानी खनिज संसाधन काफी मात्रा में भरे हुए हैं। तो आपका पैसेज के संदर्भ में ये दिया गया है। मैनी रेन फेड रिवर्स, वर्षा से लबालब, तो यह आपका पैसेज में नहीं दिया गया है। तो पैसेज में किसके बारे में, उत्तराखंड के बारे में दिया गया है, तो ये 3 नंबर। तो हमारा सो स्पेशल, इसीलिए जो है ना स्पेशल बना मतलब विशिष्ट है हमारे लिए। पैसेज को देखेंगे और फिर आगे हम लोग पुनः देखेंगे क्वेश्चनों को। 134 नंबर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलर। मोस्ट सिमिलर हैं, सिनोनिम है बाउंटी, बाउंटी मीन्स कॉपियस, अर्थात एबंडेंस, प्रचुर, जो प्रचुर होगा, संसाधनों से भरपूर होगा, है ना। 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द वर्ड इज मीनिंग, मैंने बेनिवोलेंट का ऑपोजिट पूछा जा रहा है, एंटोनिम पूछा जा रहा है। तो बेनिवोलेंट मीन्स क्या होता है दोस्त? बेनिवोलेंट मीन्स होता है परोपकारी। तो निर्दयता पूर्वक, यानी किसी प्रकार धन कमाना, बोले तो मेलिवोलेंट। बेनिवोलेंट का उल्टा मेलिवोलेंट, क्रूएल जो होगा, क्रूड होगा, काफी लोभी, मेलिवोलेंट हो जाएगा। रूड, रूड माने रूड हो जाना, या रूड जिद्दी, सख्त वगैरह। अनट्रूथफुल, जो असत्यवादी हो। इनडिसेंट, इन जैसा अकड़ू वगैरह, तो नहीं चलेगा। 2 इज द राइट आंसर, आपका मोस्ट यानी कि एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा अब पेडागोजी सेगमेंट। अब देखिएगा दोस्त, आप यहाँ विकल्प आपके, हाँ जी, ये पैसेज को देखेंगे, पैसेज को देखेंगे, जो आपके प्रश्न बने हुए थे इसी को पढ़ने से सारे क्वेश्चन का विकल्प यहाँ टैली करेगा। देखेंगे, कहता है आपका पहला, वाटर इज द कोर ऑफ लाइफ, वहां था ना पैसेज में, हैंस, इस प्रकार से वाटर मस्ट बी सेंट्रल टू आवर स्पिरिचुअल थिंकिंग। तो यह भी आपका प्रश्न बना हुआ था, वाटर मस्ट बी सेंट्रल टू आवर स्पिरिचुअल। वाटर इज नॉट ओनली मोस्ट ऑफ अर्थ बट ऑल्सो मोस्ट ऑफ लाइफ, यानी मोस्ट ऑफ लाइफ, जीवन का बहुतायात जो है ना, इससे जो है
कार्य क्रियान्वित होता है। देयर फॉर वाटर कंजर्वेशन यानी वाटर का संरक्षण मस्ट बी आवर डीपेस्ट कंसर्न यानी सबसे ज़्यादा गंभीर चिंता का विषय है। द हिमालयन माउंटेन्स रेंज इज मोस्ट अमोंग द हाइएस्ट यंगेस्ट एंड मोस्ट फ्रेजाइल इकोसिस्टम, देख रहे हैं फ्रेजाइल इकोसिस्टम, इसलिए वो वाला सही हुआ था, ऑफ द ये क्या है, अच्छा प्लानेट, अच्छा प्लानेट दिया गया इधर कटा हुआ है, प्लानेट यानी कि हमारे जो ग्रह पर है। द हिमालयाज हैव गिवन अस सम ऑफ द ग्रेट रिवर सिस्टम्स ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग द इंदुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, Nusalbin, Yangtze, and the Mekong. The Himalayas are also called the third pole, है ना? For they contain the largest mass of the ice and snow outside the Earth's polar region. The north and south poles, there is a permanent snow line above 5,000 meters. तो बर्फबारी होती रहती है ना। Some of the glaciers in the region are the longest outside the two poles. ये ग्लेशियर्स आपका वर्णन किया गया है वहां पर जो दिया गया था। हाँ जी, इसी प्रकार से आगे देखेंगे, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, आप उसको देखेंगे जो कि आपके क्वेश्चन के संदर्भ में प्रयोग हुआ था। पूरा पढ़ेंगे वो आपका क्लियर हो जाएगा। अंडरलाइन कर दिया गया है, सारे प्रश्नों को, विकल्पों को देखेंगे यहाँ पर। अर्थात आपकी स्किल कितनी बेहतरीन है अंग्रेजी में यह आपका डिपेंड करेगा, क्वेश्चनों के साथ नहीं तो मित्र एक ही फंडा है, आप टैली करें, मैच कराएं विकल्पों को, है ना। तब आपका देखिए कैसे अंग्रेजी में झंडे गर जाते हैं। चलिए मित्र पैडागोजी सेक्शन को देखते हैं। पैडागोजी के लिए हिंदी सेक्शन को बेहतरीन कर लें। आप गेलो भाई बा 136 नंबर। 136 कहता है अ टीचर इज टेलिंग अ स्टोरी विथ एक्शंस एंड गेस्चर्स, यानी एक्शन के साथ, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार मेरे घर में है, मेरा खरगोश पड़ गया बीमार, मतलब विथ एक्शन बच्चे कर रहे हैं किस क्रिया को। क्लास 3 स्टूडेंट्स आफ्टर दिस, इसके बाद शिक्षिका asked them to draw pictures on the story in groups. Why do you think she asked them to draw pictures on the story? मैंने तस्वीर वगैरह जो है ना बनाने के लिए फिर कहती है, तो ऐसा क्यों उस पोयम वगैरह के साथ स्टोरी के साथ, तो ऐसा क्यों? She wanted to see the participation of children while drawing. कहता है ये सी वांटेड, वह चाहती है, देखना चाहती है पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की भागीदारी, वाइल ड्राइंग। सी वांटेड टू एसेस देयर आकलन करना चाहती है, कलरिंग एंड ड्राइंग के स्किल यानी कलर वगैरह को, ये तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। सी हैड कंप्लीटेड हर लेसन, उसने अपना पाठ खत्म कर लिया है शिक्षिका ने, एज पर हर लेसन प्लान के अंतर्गत, यानी अपना कार्य पूरा कर लिया है। सो सी इंगेज्ड देम इन ड्राइंग, इसलिए बच्चों को ड्राइंग में इंगेज कर दिया गया है। गलत बात। सी वांटेड टू एसेस देयर कॉम्प्रिहेंशन, यानी समझ को देखना चाहती है, स्टोरी के समझ में बच्चा कितना अंडरस्टैंड कर पाया, तो यह बेहतरीन उत्तर हो जाएगा हमारा दोस्त। एक्टिव वोकेबुलरी, दो प्रकार के वोकेबुलरी होते हैं दोस्त, एक एक्टिव वोकेबुलरी होता है और एक आपका पैसिव वोकेबुलरी। बोले तो इनडायरेक्ट वोकेबुलरी, एक होगा डायरेक्ट वोकेबुलरी जो ज्यादा से ज्यादा आपके यूज होंगे, जैसे कि दिस वगैरह, द, इज, एम, आर, वाज का प्रयोग, ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे, ये एक्टिव वोकेबुलरी है। और लिटरेचर की बातें जो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कॉपियस, न्यूमरस, इन सब वर्ड का प्रयोग ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए एक्टिव वोकेबुलरी है वो जिनका प्रयोग होता है फ्रीक्वेंटली, बहुतायात, ज़्यादा से ज़्यादा रूप में। तो 4 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोइट्री, यानी कि सबसे बड़ा पक्ष है पोइट्री को पढ़ाने के लिए। क्यों पढ़ाया जाता है जी पोइट्री? तो मेकिंग लर्नर्स टू बिकम पोइट्स, लेखक बनाने के लिए। वोकेबुलरी डेवलपमेंट, वोकेबुलरी शब्द वगैरह, रटन प्रणाली, क्रैमिंग, रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन, ये सब तो गलत होगा। एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन में से होता है टू अंडरस्टैंड एनीथिंग,
और एंजॉयमेंट यानी रुचि के साथ, एंजॉयमेंट आनंद पूर्णता के साथ, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग। सो 3 इज द राइट आंसर। डेवलपमेंट और ग्रामर, ग्रामर वगैरह रोट लर्निंग को बढ़ावा देगा जी, बात इतनी सी है। सो 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मॉर्फिम्स। मॉर्फिम्स अर्थात ध्वनिम। बोले तो स्वनिम, स्वनिम नहीं, स्वनिम तो आपका फोनिम होता है। रूपिम, ये जो होते हैं ये ऐसे शब्द की ध्वनि की छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं, ये अपने आप में मीनिंगफुल होते हैं। क्या? मॉर्फिम। मॉर्फिम जो है आपका हिंदी में भी काफी पूछा जाता है, ध्वनिम या रूपिम। तो ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्ड। तो वर्ड का स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए फ्रेज, यानी कि दोहे वगैरह जो भी आपके जो है ना मुहावरे हैं। एक नंबर तो बिल्कुल नहीं होगा। 4 नंबर यूनिट ऑफ ए वर्ड दैट कैन बी ब्रोकन, जिसको तोड़ा जा सकता है, गलत बात। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्ड, शब्द की छोटी इकाई। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, यानी सार्थक रूप से, कैन नॉट बी ब्रोकन, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। 3 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। चूंकि यहां 2 नंबर में जो दिया गया है वह 3 में इंक्लूड हो जाएगा, अर्थात बड़ा पक्ष आपका 3 नंबर, कैन नॉट बी ब्रोकन, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। शब्द की वह सार्थक इकाई होती है। 139, 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 140, अ टीचर ऑफ क्लास 2 यूजेज, क्या यूज करता है जी? लर्नर्स नॉलेज एंड लैंग्वेज टू बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन। अच्छा, उसकी मातृभाषा से जोड़ दिया, बच्चे की मातृभाषा से जोड़ दिया, यह मध्यस्थता का काम करेगा। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, जैसे अंग्रेजी राम इज गोइंग, तो मातृभाषा में बताया कि राम जा रहा है, तो यह मदर टंग के रूप में जो है बिल्डिंग का निर्माण कर रहा है, मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। अ टीचर ऑफ क्लास 2, तो वह हियर लर्नर्स लैंग्वेज इज यूज्ड इन टीचिंग इंग्लिश एज अ, तो किस रूप में काम करेगा? किस रूप में काम करेगा यारा? सीधी सी तो बात है, रिसोर्स के रूप में, संसाधन के रूप में। वैसे भी आपका मल्टीलैंग्वेज जो होता है वो एसेट्स के रूप में, संपत्ति के रूप में, संसाधन के रूप में, रिसोर्स के रूप में कार्य होता है। पैटर्न, श्रृंखला, हिंड्रेंस, रुकावट वगैरह, ट्रांसलेटिंग, अनुवाद वगैरह, इसको तो आपको समझना ही नहीं है। हिंड्रेंस रुकावट नहीं है। दो भाषा का प्रयोग, बायलिंग्विज्म या मल्टीलिंग्विज्म, इसे संसाधन के रूप में लेना चाहिए। 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 141, बिक्स। बिक्स का, तो बिक्स का सीधी सी बात है यार, तो बिक्स में जो है ना फुल फॉर्म वगैरह आपके दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसे याद रखें। जैसे CLT वगैरह पूछा जाता है आपका, उसी प्रकार से बेसिक इंटरपर्सनल। अरे बाबा ये क्या हो गया? हाँ जी, चलिए देखेंगे क्या हो जाएगा दोस्त। यहां पर हमारा उत्तर 1 नंबर, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। आप इसे याद रखेंगे, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स, यानी संप्रेषणात्मक कौशल को विकसित करने के लिए प्रयोग करते हैं। 142 देखेंगे, अ टीचर वांट्स क्रिएट अ लैंग्वेज, ठीक है, क्रिएट्स अ लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट, यानी समृद्ध भाषिक परिवेश को विकसित करना चाहता है, क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। इन हर क्लास, चाहता है कि चाहती है पते नहीं यार, बाद में देख लेंगे। अच्छा सी आ गया ना, हाँ जी, क्रिएट करना चाहती है। सी शुड, उसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए? आस्क स्टूडेंट टू यूज ओनली इंग्लिश। देखिए, बच्चे को जोड़ देने वाली बातें, बच्चों को प्रेशर देने वाली बातें होंगी गलत। कम्युनिकेटिंग इन द क्लास विथ पीयर्स। अच्छा पीयर्स, देखिए आगे देखिए, कम्युनिकेटिंग यानी कि संप्रेषण कौशल कीजिए किसमें? पीयर्स में। और पीयर्स वगैरह आपका जो है ना, इसका मतलब होता है ग्रुप में, हाँ। लेकिन आगे देखते हैं, इस्टेब्लिश अ लैंग्वेज लैब इन हर क्लास, लैंग्वेज लेबोरेटरी वगैरह। मोटिवेट पेरेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं यार, बच्चों को मोटिवेट करें ना। 4 नंबर, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, बच्चे को अवसर देना, कितनी अच्छी बात है। वेयर द लैंग्वेज इज सीन, जहां भी भाषा दिखाई दे। नोटिस्ड एंड यूज्ड बाय चिल्ड्रन, बच्चों के द्वारा जो है ना, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अवसर दीजिए भाषा का, जहां भी भाषा के रूप में, उसे संसाधन के रूप में, जहां भी बच्चों को जो है ना मिले कुछ सीखने को, उसे नोटिस किया जाए। एंड यूज्ड बाय चिल्ड्रन, बच्चों के द्वारा।
है ना। 4 नंबर हमारा बेहतरीन उत्तर हो जाएगा। इससे क्या होगा, रिच एनवायरनमेंट, समृद्ध भाषिक परिवेश का विकास हो जाएगा। अच्छा, यहाँ 1 नंबर क्यों गलत हुआ दोस्त, ओनली लगा हुआ है, केवल इंग्लिश का प्रयोग दिया गया है, इसीलिए हमारा यह गलत हो जाएगा। 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 143 की ओर बढ़ते हैं। लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन इज कंसाइडर्ड एज ए एंड, तो लिटरेचर साहित्य वगैरह फॉर चिल्ड्रन, तो रीडिंग, तो रीड करने से क्या होता है, तो क्या होता है जी, इंस्पिरेशनल सोर्स, यानी कि अनुप्रेरणात्मक, प्रेरणात्मक जो है ना स्रोत है। एडिशनल बर्डन, यानी अतिरिक्त बोझ वगैरह, गलत। ऑथेंटिक सोर्स, यानी विश्वसनीय साधन है, बहुत अच्छी बात। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस बाधा, रुकावट। अब आप किसके साथ जाना चाहेंगे बताइए, इंस्पिरेशनल प्रेरणागत और ऑथेंटिक विश्वसनीय। लिटरेचर जैसे बाल साहित्य वगैरह होते हैं, वो बच्चों को क्या भाषा को सिखाने के लिए सबसे अच्छा ऑथेंटिक साधन होता है, विश्वसनीय होता है, इंस्पायर भी करता है। अब आपको दोनों में फंसने के बावजूद आप डिसाइड करें कि विश्वसनीय रूप से लेंगे, और बच्चों के भाषा के विकास में बाल साहित्य सबसे ज़्यादा, लिटरेचर वगैरह, बाल साहित्य, कहानी वगैरह, स्टोरी वगैरह, यह सब मददगार साबित होते हैं। 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 144 की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन, माने वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म, नहीं है फॉर्म, हाँ, तो कौन सा नहीं है, नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन, टेल्स ऑफ हीरोज ऑफ हिस्ट्री, यानी उनके जो इतिहास, टेल्स, जो भी कहानियां हैं, टेल्स हैं, ऑफ हीरोज ऑफ हिस्ट्री, ऐतिहासिक काल के, अर्थात हीरोज ऑफ हिस्ट्री, जैसे कि महात्मा गांधी, दादाजी, भगत सिंह, अभी तक में तो चचा जी बोलिए, हाँ चचा जी, अब चंद्रशेखर आजाद भैया जी, चचा जी, तो ये सब क्या है ना, टेल्स वगैरह, हिस्ट्री, हीरोज ऑफ हिस्ट्री, इनका प्रयोग, नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन। पिक्चर बुक्स रंग बिरंगी तस्वीरें होनी चाहिए, ये तो सही बात है। थेजर्स मिथ्स, पौराणिक कथाएं, लीजेंड्स वगैरह, पौराणिक कथाओं से जोड़ करके, यारा ये क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग, बच्चों की किताबों में तो रंग बिरंगी तस्वीरें होनी चाहिए, पिक्चर बुक्स, यस के रूप में बना लें इसको, पिक्चर बुक का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा होता है। 2 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 145, विच ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following statement is not correct about print, reach and write, अरे बाबा, एक क्या, हाँ जी चलिए ठीक है, देखेंगे कहा जा रहा है समृद्ध भाषिक परिवेश, यानी कि प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, प्रिंट समृद्ध भाषिक परिवेश, तो प्रिंट रिच एनवायरनमेंट नॉट ट्रू, कौन सा सत्य नहीं है, आप देखें प्रोजेक्ट वगैरह, जो बच्चे की जो है ना, मुनिया बेटी पढ़ती जाए, जीवन अपना गढ़ती जाए, कलम ये पेंसिल बनी रहती है, एक लड़का एक लड़की पीछे बैठी रहती है, हाँ, तरह तरह के स्लोगन्स लिखे रहते हैं, नारे लिखे रहते हैं विद्यालय में दीवारों पर, ये सब क्या है, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट है, समृद्ध, प्रिंट समृद्ध परिवेश है। कॉ लिखा होना, कबूतर की तस्वीर होना, ये सब क्या है, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट है। तो देखें विकल्प संख्या 1, एनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है चिल्ड्रन टू क्रिएट देयर ओन पोयम, पोस्टर्स, स्टोरीज एटसेट्रा एंड डिस्प्ले देम इन द क्लास, मतलब कहता है कि किस ओर बढ़ावा दे रहा है, अपना अपना बच्चे को पोयम, तब तो राइटर बना रहे हैं, पोइट बना रहे हो क्या आप, गलत हो जाएगा। इफ कंसिस्ट ऑफ कंटेक्स्ट बेस्ड, अच्छा कंटेक्स्ट बेस्ड रेलिवेंट, कंटेक्स्ट बेस्ड मटेरियल फॉर चिल्ड्रन सच एज पिक्चर्स, राइम्स, स्टोरीज एटसेट्रा, इट कंसिस्ट, इट है, यह निर्माण करता है किसका, कंटेक्स्ट बेस्ड रेलिवेंट मटेरियल, मटेरियल वगैरह, कॉपी किताब वगैरह, तो फॉर चिल्ड्रन,
नहीं, बच्चे का भाषा की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करता है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग में मदद करता है। 3. Once the material is pasted on walls, if it should be, क्या है it should not be removed for the whole session, यानी कि पूरे सेशन के दौरान, उसके पूरे सत्र के दौरान उसको फिर क्या करते हैं, रिमूव नहीं करते हैं। अच्छी बात है जी। Pictures, posters give children an opportunity to talk about things, persons or happenings, माने जो भी घटित हो रहा है उसके बारे में वर्णन करते हैं, जो भी उसके बाह्य जीवन में घटित हो रहा है क्या उसके बारे में वर्णन करते हैं, नहीं। 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है आपका 146। A teacher gives a task for dialogue completion to class 5 students, मतलब संवाद की भूमिका। द रोल ऑफ दिस टास्क इन लैंग्वेज लर्निंग विल बी, किस प्रकार से मदद करेगा, क्या भूमिका है। टू प्रोवाइड फ्रीक्वेंट फीडबैक ओनली ऑन ग्रामेटिकल, ओनली लग गया, केवल मात्र, यूं भी आपके गलत होंगे, और ग्रामेटिकल रोट लर्निंग को बढ़ावा देगा, गलत। टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर अर्थात संरचनात्मक ढंग से पढ़ाना, संरचनात्मक ढंग से जो है अध्यापन करवाना, तो यह भी बातें हमारी क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी जी। चलिए, टू फैसिलिटेट, अच्छा, द सेपरेशन अलग करना, विलगाव करना, वर्गीकरण करना, स्पोकन एंड रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, दोनों में अलग करना, जबकि स्पोकन रिटन किया जा सकता है एक साथ। टू फैसिलिटेट कंजर्वेशन कन्वर्सेशन बाय गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज, विशिष्ट रूप से कोई टॉपिक वगैरह दे दिया, लैंग्वेज दे दिया। प्रैक्टिस यूजिंग फॉर्मुलिक एक्सप्रेशन, फॉर्मुलिक एक्सप्रेशन सूत्रानुसार, अरे राम, अब तो ये भी आपको जो है ना कट जाएगा, फॉर्मुलिक एक्सप्रेशन दिया गया है। टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन, वार्तालाप, बाय गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज, किसी विशिष्ट, प्रैक्टिस यूजिंग फॉर्मुलाइक एक्सप्रेशन, सूत्रानुसार अभिव्यक्ति, यानी कि सही सही जो है। और क्या कहा जा रहा है प्रश्न में, डायलॉग कंप्लीशन, डायलॉग रूप से जो है ना बच्चों का जो है ना प्रतिस्पर्धा, बच्चे का डायलॉग वगैरह, जो आपका रोल प्ले होता है, नाटक मंचन ड्रामा वगैरह होता है, भूमिका निर्वाह। द रोल ऑफ दिस टास्क इन लैंग्वेज लर्निंग विल बी, क्या करेगी, टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर, टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर संरचनात्मक ढंग से, जस्ट सेपरेशन अलग कर देना। टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन बाय गिविंग स्पेसिफिक, देखिए कोई स्पेसिफिक टॉपिक दे दिया जाता है विशिष्ट रूप से, और बच्चे उसे सही सही रूप में कई बार प्रैक्टिस भी करते हैं, उस आधार पर बोलते हैं। 4 नंबर इज द राइट आंसर। 147 देखेंगे, यूजिंग रियालिया, रियालिया मीन्स नेचुरल, रियल, रियल ऑब्जेक्ट, रियल थिंग, यानी उसके वास्तविक परिवेश से जोड़ के। यूजिंग रियलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंगिंग द रियल लेवल ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग टू द नॉलेज ऑफ पेरेंट्स। चलिए, बातें कर रहा है पेरेंट्स की, पेरेंट्स के बारे में, इसको काटे फटाक से। रियल लाइफ सिचुएशन टू कम्युनिकेट, वास्तविक परिस्थिति वार्तालाप करने के लिए। रियल ऑब्जेक्ट, यस, रियल ऑब्जेक्ट आपका दिया गया एज टीचिंग एड्स, यानी बाह्य परिस्थिति में रियल ऑब्जेक्ट वगैरह का प्रयोग करना, और रियालिया मीन्स रियल ऑब्जेक्ट होता है। 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 148, द मल्टीलिंगुअल, आ गया ना मल्टीलिंग्वेज, और इसे आप रिसोर्सेज के रूप में लेंगे, हिंड्रेंस, अवॉइड वगैरह करना, ये सब गलत हो जाएगा। तो हमारा 148 आप देखते ही उत्तर लगा सकते हैं, द टीचर डेवलप्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी कि भाषा की दक्षता, भाषा के ऊपर बच्चों का विशेष आधिपत्य हो जाना, गलत हो जाएगा, प्रोफिशिएंसी दक्षता। एवरी चाइल्ड लर्न्स एट द सेम पेस, अर्थात प्रत्येक बच्चे सीख सकते हैं, कैसे, एक ही गति के अनुसार, एक ही गति के अनुसार सीख सकते हैं। एवरी चाइल्ड लर्न्स एट द सेम पेस, अरे बाबा, ये तो आपका विकल्प जो है ये मिसप्रिंट है शायद। अच्छा जी, मिसप्रिंट ही होगा, क्योंकि आपका
हाँ, लर्स ये सेम पेस तो आपका, चूँकि आप जानते हैं ना क्लास जो होते है इंक्लूसिव होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी कक्षा। कोई बच्चा मंदबुद्धि होता है, कोई बच्चा सृजनशाली होता है, क्रिएटिव होता है, कोई डल टाइप का होता है, तो अलग-अलग पेस यानी गति से सीखेंगे, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। और 4 नंबर चिल्ड्रन कैन लर्न मैनी लैंग्वेज, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक भाषा सिखाना, यह लक्ष्य नहीं होता है। यहाँ पर आपका जो विकल्प होगा, मैंने 2 नंबर में क्या, हाँ जी, एवरी चाइल्ड फील्स सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, प्रत्येक बच्चों को स्वीकृत किया जाता है, प्रत्येक बच्चे की भाषा को स्वीकृत किया जाता है, सभी बच्चे क्या ना अपने आप को सिक्योर सिक्योर समझते हैं। अर्थात मल्टीलिंगुअल नेचर में क्या होता है, प्रत्येक बच्चे की भाषा को मान्यता देते हैं, स्वीकृति देते हैं, प्रत्येक बच्चा को स्वीकारित करते हैं। तो 2 इज द राइट आंसर। 149 एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक, चलिए अंग्रेजी के पाठ्य पुस्तक है। फॉर क्लास 1 स्टार्ट्स विथ पिक्चर्स, पोएम्स एंड स्टोरीज, क्या कर रहे हैं, तस्वीरों से, पोएम से, स्टोरीज से शुरू करें, एंड इट्स विथ अल्फाबेट। तो यह क्या है, तो यार एक ही बात है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, फिर उसके बाद ट्विंकल शब्द को बताया, फिर एक एक अल्फाबेट को बताया, अर्थात टॉप से बॉटम की ओर जाना, अप से डाउन की ओर जाना, टॉप टू बॉटम है, टॉप डाउन अप्रोच है। और बॉटम अप अप्रोच कब होता, जब बच्चे को क ख ओ आ वर्ण सिखा रहे हैं, अल्फाबेट, फिर वर्ड सिखा रहे हैं, आइडियम्स एंड फ्रेजेस सिखा रहे हैं, सेंटेंस बता रहे हैं, पोयम बता रहे हैं, तब यह होता बॉटम से अप की ओर। यहाँ पर हमारा टॉप से डाउन उपागम होगा। 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर, लास्ट प्रश्न को देखते हैं, 150। हाँ जी, वाइल चेकिंग द नोटबुक द टीचर ऑब्जर्व्ड, क्या हो रहा है, नोटबुक को चेक करते हुए टीचर ने अवलोकन किया, दैट अ चाइल्ड हैज रिपीटेडली मेड सम एरर्स, यानी बच्चा गलतियां कर रहा है, और बच्चे की गलती को क्या लेना चाहिए, एक रिसोर्स के रूप में। गलतियां सीखने का अंग है। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दिया भी है, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। हमने आपने एक ही दिन में सीख लिया क्या, गलतियां करते करते, प्रयास करते करते चीजें सुधर जाती हैं। तो गलतियों को त्रुटि के रूप में, बाधा के रूप में नहीं लेना है मित्र, है ना। तो रिपीटेडली कई बार गलतियां कर रहा है, इन राइटिंग सच एज रिवर्स इमेज, अच्छा अच्छा, रिवर्स इमेज, दर्पण छवि वगैरह, किसमें, राइटिंग में, तो ग्राफ किधर है, मतलब, अच्छा अच्छा, डिसेबिलिटी दिया गया, डिसेबिलिटी, अधिगम अशक्तता है। और इसमें भी पूछा जाता क्या, तो बोलते डिसग्राफिया, क्योंकि राइटिंग से रिलेटेड है ग्राफ। और यदि पठन संबंधी विकार है रीडिंग में, तो डिसलेक्सिया। अर्थात फिर उसके बाद यदि गणन क्षमता यानी कि गणितीय कैलकुलेशन, तो कैलकुलिया, डिसकैलकुलिया। यदि भाषा संबंधी विकार है तो बच्चे को डिस्फेजिया। और यदि गतिक, सूक्ष्म गतिक कौशल बोले तो, यदि बच्चे को बोलने में, पढ़ने में, लिखने में प्रॉब्लम है, तो प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया के साथ जाते हैं। यह सब क्या है, अधिगम अशक्तता है, अधिगम निर्योग्यता है, डिजेबिलिटीज है, जो कि आपका चैप्टर भी है। 4 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्त क्लासेस बढ़िया लगी होंगी। आपका स्नेह प्रेम बनाए रखिएगा, कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हमारे इस प्रयास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कृपया पहुंचाइए जी। हाँ जी, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी सीटेट की क्लासेस नहीं हैं। उन बहनों को, उन मित्रजनों को मौका ही नहीं मिल पाता है। कृपया आपका प्रयास आपके दुआ आशीर्वाद के साथ बरकरार हो, यही निवेदन है मित्र। लगे रहें, सफलता आपके हाथ।